नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिजिक्स बाय एस एल बेन वाले यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत अभिनंदन। हम पढ़ रहे हैं बीएससी प्रथम वर्ष की मैथमेटिकल फिजिक्स की सेकंड यूनिट इलास्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। पिछले मैंने 3 या 4 वीडियो में मैंने आपको बेंडिंग ऑफ बीम कराया। बेंडिंग ऑफ बीम में लास्ट जो हमारा टॉपिक था वो था कैंटिलीवर, और कैंटिलीवर में मैंने आपको डिफरेंट टाइप ऑफ कंडीशंस बताई कि अगर खुद का भार है तो उस कैंटिलीवर में जो झुकाव है वो कितना होता है, अगर उस पर भार लटका दें तो कितना झुकाव होता है। उसके अलावा अगर आपका गार्डर के रूप में रखा हुआ है, अगर दो आपके कोई एज पे अगर आपका कोई कैंटिलीवर रखा हुआ है तो या कोई भी रोड रखी हुई है तो उसमें आपका अवनमन कितना होता है, तो वो भी हमने डेरिवेशन किया। और मैंने ये भी बताया कि जो गर्डर का जो साइज़ है उसमें डेप्थ जो है वो ज़्यादा क्यों रखी जाती है, उसका बाहर कम क्यों किया जाता है, ये सब हमने पढ़ा। और नॉर्मली जो पाइपें होती हैं वो खोखली क्यों होती हैं उसका भी कारण बताया मैंने आपको। और आज का हमारा बिंदु रहेगा, और इस यूनिट का अंतिम बिंदु है, ये यूनिट आपकी कंप्लीट हो जाएगी। और मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कुछ पर्सन भी डालता हूं, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पर्सन को भी खुद के स्तर पे हल करने का प्रयास कीजिए। आज हमारा टॉपिक है टोरिजन ऑफ सिलेंडर, यानी बेलन का एंठन। यानी अगर बेलन को अगर बांध दें आप एक सिरे से और दूसरे सिरे पे आप क्या लगाएं, उसमें बल हागुरन लगाएं। यानी क्या करें, जो बेलन मैंने यहाँ पे डायग्राम में, इसके एक सिरे को दर्द आधार से कस दें और सेकंड जो सिरा है उस सिरे को आप घुमाएं। अगर घुमाएंगे तो बेलन क्या होगा, आपका एंटित होगा। और प्रत्यास्थता के गुण के कारण जैसे आप इस से बल हटाएंगे वैसे ही वो क्या हो जाएगा, मूल अवस्था में वापस लौट आएगा। और किसके कारण आएगा, प्रत्यानयन बल आघूर्ण के कारण ये वापस लौट के आ जाएगा। यानी जब बेलन पे बल आघूर्ण लगाया जाता है तो बेलन एंटित होता है, प्रत्यास्थता के गुण के कारण ये क्या आता है, वापस अपने पूर्व अवस्था में लौट कराने का प्रयास करता है। और किस बल के कारण करता है, प्रत्यानयन बल के कारण। यानी प्रत्यानयन बल के कारण जो प्रत्यानयन बल आघूर्ण उत्पन्न होता है उसके कारण ये वापस लौट के आता है। अब यहाँ पे अपने कल्पना कर लेते हैं कि कोई एल लंबाई का और आर रेडियस का एक बेलन है, जिसके एक सिरे को मैंने दृढ़तापूर्वक कस दिया है। एक सिरे को दृढ़तापूर्वक मैंने कस दिया है। और अब इसके सेकंड सिरे को मैं थीटा कोण से क्या कर रहा हूँ, एंठित कर रहा हूँ। थीटा कोण से क्या कर रहा हूँ, एंठित कर रहा हूँ। यहाँ डायग्राम बनाने का मैं प्रयास करूँगा, ध्यान यहाँ पे ये आपका कोशिश करते हैं डायग्राम की। ये आपका हाँ सॉरी, थोड़ा सा इसको अलग वे में बनाना पड़ेगा। मैं ये थोड़ा सा आपके भी दिमाग में रहे कि हाँ ये यहाँ पे डायग्राम पे आप विशेष रूप से ये मूल अवस्था है इस बेलन की। इस आधार को मैंने दृढ़तापूर्वक कस रखा है, यानी ये आपका कसाव। ये ऊपर का जो सिरा है ये दृढ़तापूर्वक कसा हुआ है, और नीचे मैं क्या लगा रहा हूँ, बल आघूर्ण लगा रहा हूँ, मरोड़ी बल आघूर्ण जिसको कह दें आप। ये मैं इसको एंठित कर रहा हूँ। अब कितने कोण से एंठित कर रहा हूँ, थीटा कोण से एंठित कर रहा हूँ। तो ये जो सिरा होगा ये आपका एंठित नहीं होगा, और ये जो सिरा होगा, मैं कलर चेंज कर देता हूँ तो देखिए क्या आ रहा है। अब देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, ये सिरा एंठित नहीं होगा, ये सिरा आपका एंठित हो जाएगा। यानी जैसे आप लगाए यहाँ पे ये सिरा, हेलो हाँ विपिन ना, तो ये सिरा एंठित हो गया। और कितने कोण से एंठित हुआ, थीटा कोण एंठित हो, थीटा कोण से एंठित हो, थीटा कोण से एंठित हो गया। तो देखिए थीटा कोण से आपने एंठित कर दिया इसको। ऊपर का सिरा आपने क्या कर रखा है, ये दर्द आधार से आपने बांध रखा है, तो ऊपर के सिरे में आपका किसी प्रकार का एंटन नहीं होगा। ओके, अब देखिए अब क्या करते हैं कि इस बेलन को मैं क्या मान सकता हूँ, अलग अलग बेलनाकार कोषों से मिलकर बना मान सकता हूँ। यानी एक खोखला बेलन लें, उसमें दूसरा डाल दें, दूसरे में तीसरा डाल दें, चौथा डाल दें, यानी अलग अलग परत। जैसे अगर आप किसी कॉपी या कोई किताब है, उस किताब को अगर आप बुक को मरोड़ के अगर बेलन बना लें
तो वो जिस प्रकार की लेयर होते हैं उसी प्रकार से कोई भी सॉलिड जो आपका ठोस है उसकी भी क्या बन सकती हैं, लेयर्स बन सकती हैं। अब आप अगर उसको एफ बल लगाकर फाई कोण से अपरूपित कर दें यानी शेयरिंग कर दें आप, तो इस प्रकार की घटना आपको नज़र आएगी। यानी ये आपका सिलेंडर है, ये आपका सिलेंडर, अगर इसको आप अगर खोलेंगे तो ये खोलने पे आपको रेक्टेंगुलर रूप में नज़र आएगी। इसकी ये जो डिस्टेंस होगी, ये इसकी विड्थ होगी जो 2πr और इसकी लेंथ आपकी l होगी। आपने फोर्स F किया है तो ये अपरूपित होकर कहाँ चली जाएगी, जो मैंने आपको बताया, ये आपका फाई कोण से अपरूपित हो जाएगा। कितने कोण से हो जाएगा, फाई कोण से अपरूपित हो जाएगा। ओके, तो आपने क्या लगाया, एंठन कराया बेलन का, एंठन कराया, और उसकी अगर आपने एक परत देखी तो वो परत एक आपके किस रूप में थी, रेक्टेंगल के रूप में थी। और रेक्टेंगल पे अगर फोर्स लगाते हैं तो शेयरिंग एंगल फाई आपका जनरेट होता है। तो यहाँ पे जो एंठन की घटना है वो आपकी मूल रूप से कौन सी घटना है, शेयरिंग की घटना, यानी अपरूपण की घटना है। टोरिजन जो है आपकी शेयरिंग की ही फिनोमेना है एक टाइप से। तो ये मैंने आपको यहाँ पे समझाने का प्रयास किया। अब बल गुणन को ज्ञात करने के लिए हम ये मान लेते हैं, कोई एक आप एक खोखला खोल लें, कोष ले लें, जिसका एक्स आपने ओ डैश ले लिया, आंतरिक त्रिज्या आपने क्या लिया है, आंतरिक त्रिज्या आपने क्या लिया है, एक्स लिया, और बाहरी त्रिज्या उसकी एक्स प्लस क्या लिया, डी एक्स लिया। तो देखिए आपका जो सिलेंडर आया है वो सिलेंडर आपका, ये मैंने सिलेंडर लिया, और ये सिलेंडर आपका क्या हुआ, ये सिलेंडर आपका है। इस सिलेंडर में आपके इंटरनल रेडियस है वो कितने हैं, एक्स है। इंटरनल रेडियस कितने हैं, एक्स है, इसकी रेडियस एक्स, ओके, और बाहरी रेडियस है वो एक्स प्लस क्या है, डी एक्स है। अब यहाँ पे डायग्राम में समझाने का प्रयास किया गया है। यहाँ पे गौर से देखें आप, जो अपरूपण कोण है वो किस प्रकार से आएगा। देखिए ये जो ऊपर का सिरा है ये रहेगा, ये आपका एंगल, ये एंगल ऊपर का सिरा सेम, और जो सेकंड सिरा था वो ये रहेगा। ओके, तो ये आपका क्या था, बी बी डैश है। ये आपका इस डायग्राम से आपको क्लियरली समझ में आया। ये लेंथ आपकी एल है और ये आपकी एक्स है। ओके, और ये जो एंगल है ये आपका फाई अपरूपण कोण है, और ये आपका थीटा है वो एंठन कोण है। यहाँ पे स्पष्ट नजर आया। अब फाई एंड थीटा में मैं रिलेशन निकाल रहा हूँ, शेयरिंग एंगल एंड ओरिजिन एंगल में आपको रिलेशन निकालूँ। तो जो एंगल होता है वो आर्क अपॉन रेडियस, अगर एंगल आर्क अपॉन रेडियस होता है तो फाई इक्वल टू आपके पास क्या आएगा, जो एंगल आपका आर्क अपॉन रेडियस, तो फाई में जो आर्क है वो बी बी डैश एंड रेडियस है वो एल, यानी बी बी डैश का मान यह है, एंड थीटा आप क्या आएगा, बी बी डैश बाई एक्स। यानी बी बी डैश की दो वैल्यू जानी है, एक्स एल आ रहे हैं और बी बी डैश क्या आ रहे हैं, थीटा एक्स आ रहे हैं। ओके, तो आपके पास दोनों अगर डेरिवेशन देखें तो यहाँ से आपके पास क्या आएगा, अगर इक्वेशन देखें बी बी डैश, तो फाई एल बराबर क्या आएगा, थीटा एक्स आ जाएगा। ओके, ये रिलेशन आपको विशेष रूप ध्यान रखना है, ये मैंने डायग्राम में आपको समझा दिया। अब देखिए क्या है, फाई इक्वल टू आपका अपरूपण जो कोण आया, शेयरिंग जो एंगल आया वो आया थीटा एक्स बाई एल। और शेयरिंग जो एंगल होता है वो क्या होता है, शेयरिंग स्ट्रेस बाई शेयरिंग स्ट्रेन, शेयरिंग स्ट्रेस बाई शेयरिंग स्ट्रेन होता है। तो देखिए शेयरिंग मॉडुलस के हिसाब से अगर आप इसको देखें तो यहाँ से अपरूपण गुणांक का मान निकालें तो नीटा फाई इक्वल टू क्या आएगा, अपरूपण प्रतिबल शेयरिंग जो आपकी स्ट्रेन है वो क्या है, फाई है, और ये जो है वो फोर्स अपॉन एरिया आपका स्ट्रेस है जो, और अपरूपण गुणांक है वो जो आपने जो सिलेंडर लिया है उसका अपरूपण गुणांक क्या है, नीटा है। तो यहाँ पर आपके पास जो रिजल्ट आएगा वो आएगा फोर्स इक्वल टू क्या आएगा, फोर्स इक्वल टू आएगा नीटा फाई एंड ए, फोर्स इक्वल टू क्या आएगा, नीटा फाई ए। अब फोर्स इक्वल टू ए आएगा, तो अगर आप इस फोर्स के कारण आप टॉर्क अगर ज्ञात करें, इस फोर्स के कारण अगर आप टॉर्क ज्ञात करें तो आपके पास टॉर्क क्या आएगा, फोर्स इनटू मल्टीप्लाई बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो टॉर्क का जो मान आया वो आपके पास आएगा, फोर्स एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितने, एक्स है, क्योंकि आपके जो सेंटर है ओ डैश, जो सेंटर लाइन है उससे कितनी दूरी पे है, एक्स दूरी पे है। तो फोर्स का मान आपके पास क्या है,
नीटा थीटा सॉरी टू इक्वल टू आया आपके पास एफ एंड एक्स, और एफ का मान आया आपके पास नीटा फाई ए एंड एक्स। ओके, यहाँ तक मेरे विचार से किसी की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब फाई का मान निकाल चुके हैं पहले। फाई का मान आपके पास क्या था? फाई का मान है आपके पास थीटा एक्स अपॉन एल। फाई का मान कितना है? थीटा एक्स अपॉन एल। ए देखिए एरिया, जो आपने सिलेंडर का जो कोस लिया है उसका एरिया अगर आप देखें खोल के तो 2 पाई एक्स एंड उसकी लेंथ, यानी ये इसकी क्या है सरकमफ्रेंस एंड ये एल क्या है इसकी लेंथ है, तो परिधि मल्टीप्लाई बाई लेंथ। ये आपके इस प्रकार से अगर उस कोस को खोलेंगे तो ये आपका पार्ट रहेगा 2 पाई एक्स एंड ये आपकी लेंथ हो जाएगी। तो इस रेक्टेंगल का एरिया जो आया आपका टोटल जो फोर्स लग रहा था वो कितने पे लग रहा है? 2 पाई एक्स मल्टीप्लाई बाई एल। ये जो वैल्यूज हैं, ये वैल्यू और ये एरिया की वैल्यू इसमें अगर पुट करें तो आपके पास टो का जो मान आएगा, आपने केवल एक कोस की बात की है तो एक कोस के लिए मैंने क्या लिख दिया? डी टो लिख दिया। डी टो लिखा तो ये जो डी टो की वैल्यू है वो आई 2 पाई नीटा थीटा एक्स क्यूब डी एक्स बाई एल। अब अगर संपूर्ण बेलन पे आप अगर टॉर्क ज्ञात करें, संपूर्ण बेलन पे ज्ञात करें तो संपूर्ण बेलन 0 से r रेडियस तक है। 0 से r रेडियस तक है तो आपको 0 से r तक क्या करना पड़ेगा? डी टो का इंटीग्रेशन करना पड़ेगा और बाकी चीज़ें आपकी बाहर आ जाएंगी। 2 पाई नीटा थीटा एक्स क्यूब बाई एल एंड डी एक्स। ओके, तो यहाँ पे केवल एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन करना है 0 से r। एक्स क्यूब का करना है, एक्स क्यूब का क्या होगा? एक्स की पावर 4/4 और इसकी लिमिट अगर r लगाएंगे तो वहाँ पे रिजल्ट आ जाएगा r 4/4। ओके, इस बात में किसी की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए मेरे विचार से। तो टो की जो वैल्यू आई, ये इंटीग्रेशन बिल्कुल आसान सा इंटीग्रेशन है। एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन है, इसका मतलब एक्स की पावर 4/4 आएगा। एक्स की पावर 4/4 का मतलब है आर की बाई लिमिट जब लगाएंगे आर की पावर 4/4। ऊपर 2 है नीचे 4 है, ऊपर 2 है नीचे 4 है तो नीचे आपका कितना बचेगा? 2 बचेगा। ओके, तो टो इक्वल टू पाई नीटा थीटा आर 4/2L आपका रिजल्ट है। यहाँ से देखिए टो का मान अगर मैं थोड़ा सा एडजस्ट, पाई नीटा आर 4/2L एंड थीटा ऐसे लिखा जा सकता है। अब टो इक्वल टू सी थीटा लिख सकते हैं। तो सी की वैल्यू है वो क्या है? सी की जो वैल्यू है वो आपके पास ये है, सी की वैल्यू। इसे कहते हैं मरोड़ी दृढ़ता। इसे क्या कहते हैं? मरोड़ी दृढ़ता। अगर सिद्ध लैंग्वेज में मैं अगर आपको समझाऊँ, अपनी लैंग्वेज में अगर समझाऊँ कि मरोड़ने में कितना ज़्यादा जोर आएगा, सीधी सी बात ये है कि किसी पाइप को मरोड़ने में कितना ज़्यादा जोर आएगा, वो है ये आपकी वो कहानी है। तो अगर आप किसी पाइप को ले लें या कोई और आप ऐसी चीज़ को लें, उसको मरोड़ के देखें कि वो मुड़ रही है या मरोड़ी जा रही है नहीं जा रही, तो वो सी आपको देगा। तो इसको मरोड़ी दृढ़ता कहते हैं। यानी मरोड़ें तो ये कितनी दृढ़ता दिखाती है, मतलब साधारण शब्दों में अगर बात करें तो ये आपके आता भी है कि मरोड़ी दृढ़ता अगर ज़्यादा होगी, जैसे खोखले पाइप की ज़्यादा होती है ठोस पाइप की अपेक्षा, तो ये मरोड़ी दृढ़ता से ये आप हल करते हैं कि साइकिल के जो पाइप होते हैं वो खोखले क्यों होते हैं। आपने 11th क्लास में केवल ये बात ही पढ़ी थी, इसका डेरिवेशन आज आपने करके देख लिया कि वास्तव में इसमें r की पावर 4 पे डिपेंड करता है। यानी जितनी ज़्यादा r होगी उसकी मरोड़ी दृढ़ता उतनी ज़्यादा होगी, यानी उसमें उतनी ज़्यादा मरोड़ होगी। अब देखिए इसको करने में कार्य कैसे ज्ञात करेंगे, तो थीटा कौन से अंकित करेंगे, तो कार्य क्या होता है। अगर आप एंगुलर डिस्प्लेसमेंट देखें और टॉर्क देखें तो टो डी थीटा आएगा, और 0 से थीटा कौन पे अंकित किया, तो टो की वैल्यू आपके पास सी थीटा आपने वैल्यू लगाई तो डब्ल्यू इक्वल टू हाफ सी थीटा स्क्वायर हो गया। डब्ल्यू इक्वल टू क्या हो गया? हाफ सी थीटा स्क्वायर आपके पास रिजल्ट आ गया। तो ये टो इक्वल टू क्या आया? सी थीटा एंड डब्ल्यू बराबर आया हाफ सी थीटा स्क्वायर। इसका मतलब एंठन कोण अगर बहुत ज़्यादा नहीं करना है, अगर 1 रेडियन 2 रेडियन के आसपास ही ज़्यादा करेंगे तो प्रत्यास्थता का गुण ही खत्म हो जाएगा, तो वापस मूल अवस्था में नहीं आएगी, तो प्रत्यानयन बल आघूर्ण यहाँ जनरेट ही नहीं होगा, तो पूरी इवेंट यानी जो पूरा फिनोमेना है वो आपका फेल हो जाएगा। तो ये एंगल आपका क्या होना चाहिए? बहुत कम होना चाहिए। और सी की वैल्यू क्या है आपके पास? पाई नीटा आर 4/2L। याद रखना कंपटीशन एग्जाम में आपके जो न्यूमेरिकल बनता है वो इसी पे बनता है, सी पे मरोड़ी रहता है। याद रखें पाई नीटा आर 4/2L। ओके, तो इसी के साथ ये यूनिट आपकी कंप्लीट हो जाती है। अगले वीडियो में मैं आपको 4 या 5 न्यूमेरिकल डाल के ये यूनिट आपको कंप्लीट कर दूंगा। मैं आशा करता हूँ कि आप ज़रूर पढ़ रहे होंगे घर पे। और इन्हीं शब्दों के साथ आज के लिए इतना है। थैंक यू वेरी मच।